मुगल साम्राज्य, एक ऐसा नाम जो अपनी ग्रैंडर और पावर के लिए जाना जाता है, रातों रात नहीं बना। इसकी शुरुआत 16वीं सेंचुरी में एक शासक बाबर के साथ हुई। वो सेंट्रल एशिया से आया था, जो इंडिया से बहुत दूर था। फिर भी उसने 1526 में दिल्ली, जो इंडिया का दिल था, वो जीत लिया। इस जीत ने मुगल वंश की नींव रखी। बाबर के बेटे हुमायूं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए उसने राज खो दिया। लेकिन उसके बेटे अकबर महान ने असली मायनों में साम्राज्य की नींव मजबूत की। अकबर, जो बहुत कम उम्र में राजा बना, एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक साबित हुआ। उसने कूटनीति और सोची समझी विजयों के जरिए साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, अकबर समझ गया था कि स्थायी शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से मिलती है। उसने गैर मुस्लिमों पर लगने वाले भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया। एक ऐसा कदम जिसने उसे आबादी के विशाल वर्ग की वफादारी दिलाई। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों जैसे जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विकास हुआ। कला और वास्तुकला नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ताजमहल, जो प्यार और बिछोह का एक अमर प्रतीक है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। हालांकि यह दौर सिर्फ खूबसूरत इमारतों का नहीं था, यह आर्थिक समृद्धि और सापेक्ष शांति का समय था। मुगल शासन के तहत भारत के लिए एक स्वर्णिम युग। लेकिन इस स्वर्णिम युग में भी उन बीजों को बोया जा रहा था जो आगे चलकर चुनौतियां बनने वाले थे। मुगल बादशाह भले ही अक्सर दयालु होते थे, लेकिन निरंकुश शासक थे। उनकी बात ही कानून थी और उनकी शक्ति, हालांकि अक्सर बुद्धिमानी से इस्तेमाल की जाती थी, विशाल और अनियंत्रित थी। सत्ता और उदारता के बीच का यह नाजुक संतुलन आने वाली सदियों तक मुगल साम्राज्य को परिभाषित करेगा। मुगल बादशाहों को समझने के लिए पहले हमें उनके शासन की प्रकृति को समझना होगा। यह निरंकुश था। इसका मतलब है कि बादशाह के पास सर्वोच्च और पूर्ण शक्ति होती थी। वो एक ही व्यक्ति में राज्य का मुखिया, सेना का सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसकी बात ही कानून थी और उसका फैसला आखिरी होता था। एक विशाल पिरामिड की कल्पना करो। सबसे ऊपर बादशाह बैठा है और उसका अधिकार नीचे की ओर बह रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि बादशाह अकेले शासन करता था। उसके पास सलाहकार, मंत्री और एक जटिल नौकरशाही थी जो उसे शासन चलाने में मदद करती थी। उन्हें पिरामिड के अलग-अलग स्तरों के रूप में सोचो। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियां हैं। बादशाह अपने इन अधिकारियों पर निर्भर करता था कि वो टैक्स इकट्ठा करें, कानून व्यवस्था बनाए रखें और विशाल साम्राज्य में उसकी नीतियों को लागू करें। लेकिन आखिरी शक्ति हमेशा बादशाह के पास ही रहती थी। वो अपनी मर्जी से अधिकारियों को नियुक्त करता था और बर्खास्त करता था, किसी भी फैसले को रद्द कर सकता था और अपनी प्रजा के जीवन और मृत्यु पर उसकी शक्ति होती थी। यह पूर्ण शक्ति, हालांकि एक विशाल और विविध साम्राज्य में व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी थी, लेकिन इसका दुरुपयोग भी आसानी से हो सकता था। निरंकुश शासन की इसी व्यवस्था के भीतर हमें मुगल बादशाहों के कार्यों और उनके द्वारा शासित लोगों पर उनके प्रभाव को समझना होगा। उनकी उदारता के कार्य, उनकी नीतियां और यहां तक कि उनकी ज्यादतियां भी उन विशाल शक्तियों द्वारा आकार दी गई थीं जो उनके पास थीं। ये महान उपलब्धियों और महत्वपूर्ण चुनौतियों दोनों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो निरंकुश शासन की अवधारणा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। कोई भी साम्राज्य, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे बने रहने के लिए धन के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। मुगल बादशाह इसे अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने राजस्व वसूली की एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित की, जिसने शाही खजाने को भरा और उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। इस व्यवस्था के केंद्र में भूमि कर था, जो मुगल अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। कल्पना कीजिए
कि साम्राज्य को जमीन के छोटे छोटे भूखंडों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक को उसकी उत्पादकता के लिए सावधानी पूर्वक मापा और आंका जाता है। यह राजस्व अधिकारियों का काम था, जिन्होंने उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार और संभावित उपज को सावधानी पूर्वक दर्ज किया। इस आकलन के आधार पर फसल के एक हिस्से, आमतौर पर 1/3 ओईकेएस की सीई को किसानों से कर के रूप में एकत्र किया जाता था। यह व्यवस्था हालांकि सरल लग रही थी, लेकिन आम लोगों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कई किसानों के लिए भूमि कर का भुगतान करने का मतलब था अपनी मेहनत की कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ देना। अच्छे वर्षों में जब फसलें अच्छी होती थीं, तो यह कोई बड़ा बोझ नहीं था, लेकिन सूखे या अकाल के दौरान कर का भुगतान करने से परिवार गरीबी और कर्ज में डूब सकते थे। कुशल कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए मुगलों ने स्थानीय प्रमुखों और बिचौलियों के एक नेटवर्क पर भरोसा किया। ये व्यक्ति, जो अक्सर अपने आप में शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, शाही सरकार और किसानों के बीच एक सेतु का काम करते थे। उन्होंने कर एकत्र किया, अपने अपने नियत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखी और अक्सर मुगल सेना के लिए सैनिकों की भर्ती की। मुगल राजस्व प्रणाली हालांकि साम्राज्य के लिए धन उत्पन्न करने में प्रभावी थी, लेकिन इसकी अपनी खामियां नहीं थी। यह भ्रष्टाचार के लिए खुला हो सकता है, खासकर स्थानीय स्तर पर। और भूमि कर पर भारी निर्भरता का मतलब था कि साम्राज्य के वित्त पोषण का बोझ असमान रूप से किसानों पर पड़ता था। फिर भी यह प्रणाली अपनी सभी अपूर्णताओं के लिए सदियों तक मुगल साम्राज्य को कायम रखे रही और उसके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 4, सबके लिए न्याय। मुगल साम्राज्य में अदालतें और कानून। जरा कल्पना कीजिए, मुगल साम्राज्य के बीचों बीच एक हलचल भरे बाजार की। व्यापारी कीमतों पर मोलभाव कर रहे हैं, बच्चे भीड़ में इधर उधर भाग रहे हैं और हवा में मसालों की महक व्याप्त है। लेकिन इस रोजमर्रा की भागम भाग के बीच विवाद पैदा होते हैं। इन बहसों का निपटारा कौन करता है? यह कौन सुनिश्चित करता है कि न्याय मिले? मुगल कानूनी व्यवस्था में प्रवेश करें। इस व्यवस्था के शिखर पर स्वयं बादशाह विराजमान था, जो न्याय का सर्वोच्च वितर्क था। उसके नीचे विभिन्न अदालतें थीं, जिनमें से प्रत्येक के पास विशिष्ट क्षेत्रों या मामलों के प्रकारों पर अधिकार क्षेत्र था। रोजमर्रा के विवादों के लिए स्थानीय अदालतें थीं, अधिक गंभीर अपराधों के लिए क्षेत्रीय अदालतें थीं और अंत में बहुत महत्व के मामलों के लिए शाही अदालत थी। इन अदालतों को नियंत्रित करने वाले कानून इस्लामी कानून, स्थानीय रीति रिवाजों और बादशाह द्वारा जारी किए गए नियमों का मिश्रण थे। कानूनी परंपराओं का यह संलयन मुगल साम्राज्य की विविध आबादी और उसके शासकों के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जहां पारिवारिक कानून और विरासत के मामलों में इस्लामी कानून का प्रभाव था, वहीं भूमि और वाणिज्य से संबंधित विवादों में अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों की प्रधानता होती थी। लेकिन यह कानूनी व्यवस्था आम व्यक्ति के लिए कितनी निष्पक्ष और सुलभ थी? इतिहास की अधिकांश चीजों की तरह इसका उत्तर जटिल है। एक ओर मुगल बादशाह न्यायप्रिय शासक के रूप में दिखाई देने पर गर्व करते थे। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करने के लिए व्यवस्था स्थापित की और यहां तक कि आम लोग भी सैद्धांतिक रूप से बादशाह के फैसले की मांग कर सकते थे। हालांकि हकीकत अक्सर अलग होती थी। न्याय तक पहुंच धन, सामाजिक स्थिति और धार्मिक संबद्धता जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। कानूनी व्यवस्था के भीतर भ्रष्टाचार भी एक समस्या थी। फिर भी मुगल कानूनी व्यवस्था और पदानुक्रम पर अपने जोर के साथ विशाल और विविध साम्राज्य के भीतर स्थिरता बनाए रखने और न्याय प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि अपूर्ण रूप से। भाग 5, करों से बढ़कर। सार्वजनिक कार्य और शाही संरक्षण। मुगल बादशाह
केवल कर वसूलने वाले नहीं थे। वे समझते थे कि सच्ची शक्ति न केवल धन संचय करने में है, बल्कि इसका उपयोग साम्राज्य और उसके लोगों के लाभ के लिए करने में है। यह दर्शन उनकी प्रभावशाली सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं और कला और विज्ञान के प्रति उनके उदार संरक्षण में प्रकट हुआ। कल्पना कीजिए कि आप मुगल साम्राज्य की यात्रा कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से बनी हुई सड़कों के एक नेटवर्क से रूबरू होंगे, जो छायादार पेड़ों से सजी हुई हैं और कारवांसरियों से युक्त हैं, जो थके हुए यात्रियों को राहत प्रदान करते हैं। ये सड़कें केवल रास्ते से कहीं अधिक थीं। वे व्यापार और वाणिज्य की धमनियां थीं, जो साम्राज्य के सुदूर कोनों को जोड़ती थीं और इसकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती थीं। मुगलों ने सिंचाई नहरों में भी भारी निवेश किया, जिससे बंजर भूमि उपजाऊ खेतों में बदल गई। सैकड़ों मील तक फैली ये नहरें सूखे क्षेत्रों में जीवनदायी पानी लाईं, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। बुनियादी ढांचे से परे मुगल बादशाह कला के प्रसिद्ध संरक्षक थे। उनके दरबार सांस्कृतिक प्रतिभा के केंद्र थे, जो दूर दूर से प्रतिभाशाली कलाकारों, संगीतकारों, लेखकों और विद्वानों को आकर्षित करते थे। बादशाहों ने शानदार मस्जिदों, महलों और मकबरों का निर्माण करवाया, जिनमें से कई आज भी उस युग की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। यह संरक्षण केवल सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं था, यह मुगल बादशाहों के लिए एक रणनीतिक उपकरण था। कलाकारों और बुद्धिजीवियों का समर्थन करके उन्होंने सीखने और रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा दिया, अपने शासन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और अपनी प्रजा की नजर में अपनी शक्ति को वैध ठहराया।